एक ऐसा देश जिसके पास ना ऑयल था, ना ही पानी था और ना ही कोई खास नेचुरल रिसोर्सेज। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस देश के आज़ाद होने के दूसरे दिन ही, आई रिपीट दूसरे दिन ही, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 देशों ने एक साथ हमला कर दिया। और लोगों को उस टाइम पर लग रहा था कि ये देश ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन वाला ये देश आज की डेट में एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री इनोवेशन में सबसे पावरफुल देशों में से एक माना जाता है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि उस वक्त में इस देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आज ये देश दुनिया का 8th मोस्ट पावरफुल देश है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड। आखिर ऐसा क्या हुआ? इजराइल जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज की डेट में वो देश एक इनोवेशन सिंबल बन चुका है। और कैसे इजराइल ने बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया और आखिर उसने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज किया कि आज की डेट में वो दुनिया का 8th मोस्ट पावरफुल देश बन पाया। एंड व्हाट आर द लेसन्स इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द इजराइल। 14 मई 1948 अभी ये देश पैदा ही हुआ था और सेलिब्रेशन शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और इसके कुछ ही घंटों बाद कुछ अरब कंट्रीज ने इस देश पर अटैक कर दिया। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये नया देश शायद कुछ दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि यही देश आगे जाकर एक ऐसा देश बनेगा जो एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स को लीड करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये वॉर स्टार्ट हुई क्यों, और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने ये अनाउंस किया कि इजराइल आज से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये यूएस के लिए कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये उनके लिए एक 2000 साल पुराना एक सपना था जो फाइनली अब सच होने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि यूएस आखिर थे कौन और इजराइल इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? इसका जवाब समझने के लिए हमें लगभग 2000 साल पीछे जाना होगा। यूएस एक एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी थी जिनकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। उनका मानना यह था कि जेरूसलेम और इजराइल की जो जमीन थी वो इनके एंसेस्टर्स की होमलैंड थी। लेकिन रोमन एम्पायर के दौरान जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसी टाइम पर जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे वो अलग अलग जगहों पर फैल चुके थे। इस पीरियड को जूइश डिस्पोरा कहा जाता है। इसके बाद सदियों तक कई जूइश अपने एंसेस्टर होमलैंड में वापस जाकर एक जूइश स्टेट बनाने की एस्पिरेशन रखते हैं। और इसीलिए जूइश कम्युनिटी के लिए ये कोई नॉर्मल दिन नहीं था, ये उनका सपना पूरा होने वाला था, वो दिन था। लेकिन इसी जमीन को जो अरब पैलेस्टाइन थे वो भी अपनी होमलैंड मानते थे। और यहीं से ही एक ऐसी कहानी स्टार्ट होती है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल दिया। देखिए जूइश लोगों का 2000 साल पुराना सपना तो पूरा हो गया, लेकिन ये कुछ ही ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। देखिए हुआ कुछ यूं था कि यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। देखिए जो जूइश के लीडर्स थे उन्होंने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो अरब के लीडर्स थे उनका मानना यह था कि जो ये जमीन है ये केवल अरब पैलेस्टाइन लोगों की है, यहाँ पर जूइश लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसे ही ब्रिटिश पैलेस्टाइन से निकले उसके अगले दिन ही 15 मई 1948 को 5 अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इसमें इजिप्ट, ट्रांसजोर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसी कंट्रीज शामिल थी। और दोस्तों इनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल था। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इजराइल को सर्वाइव ही नहीं करने देना है। सोचो उस वक्त इजराइल को आजादी मिले सिर्फ एक ही दिन हुआ था और उस एक ही दिन के बाद 5 अरब कंट्रीज ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त इजराइल की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उसके पास ना तो कोई ज्यादा एडवांस मिलिट्री थी और ना ही कोई ज्यादा राइफल्स थी और ना ही ज्यादा पॉपुलेशन थी। और यहाँ तक कि बहुत से सोल्जर्स तो प्रॉपर्ली ट्रेंड भी नहीं थे। और उस वक्त इजराइल की पॉपुलेशन 7.8 लाख के अराउंड थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब सवाल यह है कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी इजराइल ने इस वॉर को जीता कैसे? और उसने सिर्फ वॉर को ही नहीं जीता बल्कि यूनाइटेड स्टेट के पार्टीशन प्लान के हिसाब से उसने कई ज्यादा टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए इजराइल का जीतने का सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि जो अरब कंट्रीज थी वो कोई एक टीम नहीं थी, सबका प्रोस्पेक्टिव और सबका
गोल अलग अलग था और इसी वजह से कोऑर्डिनेट अटैक प्रॉपरली नहीं हो पाया। और दोस्तों उस वक्त इजराइल की जान पर बनाई थी क्योंकि 5 कंट्रीज ने एक साथ उस पर हमला कर दिया था और ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी वो उससे मुकाबला कर रही थी। तो ये इजराइल के लिए कोई सर्वाइवल फेज नहीं था, इजराइल के लिए ये एक डू और डाई वाली कंडीशन थी और इसी वजह से इजराइल का मोरल बहुत ही ज्यादा हाई था। लेकिन दोस्तों अब आता है एक टर्निंग पॉइंट जिसने वॉर का नक्शा ही बदल दिया। देखिए वॉर के शुरुआत में इजराइल के पास कोई यूनाइटेड मिलिट्री नहीं थी, उसके पास 4 अलग अलग मिलिट्रीज थी जो अपने अपने हिसाब से काम करती थी और अपने अपने कमांड्स को फॉलो करती थी, यानी कि कोई एक यूनियन नहीं थी जो यूनाइटेड होकर काम करे। लेकिन फिर बेन गुरियन ने एक गेम चेंजर डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि इजराइल की आर्मी सिर्फ एक यूनाइटेड आर्मी होगी और इसके बाद से ही इजराइल के बाद एक यूनाइटेड आर्मी कमांड आ गया। और दोस्तों वॉर के टाइम पर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन दोस्तों अभी तो ये कुछ भी नहीं था। असली गेम तो जब शुरू हुआ जब यूनाइटेड स्टेट ने वॉर के 1 मंथ पहले ही सीज फायर कर दिया। अरब कंट्रीज ने सोचा कि अब वॉर बस रुक गई, लेकिन इजराइल ने यहीं से ही कमबैक किया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस टाइम पीरियड के दौरान इजराइल ने ऐसा क्या किया कि वो वॉर को जीत गया। तो देखिए इजराइल ने इस टाइम का जम के फायदा उठाया। उन्होंने आर्मीज को रीऑर्गेनाइज किया, सोल्जर्स को ट्रेन किया और वेपन्स को इम्प्रूव किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि सीज फायर के दौरान सिजोस्लोकिया ने, जो कि एक यूरोपियन कंट्री थी, उसने इजराइल को राइफल्स, मशीन गन्स, एयरक्राफ्ट सप्लाई की। और फिर क्या हुआ, जुलाई से वॉर दोबारा स्टार्ट हुई और इजराइल ने इजिप्ट की फोर्स को पीछे धकेल दिया, इराकी एडवांटेज को रोक दिया और सेंट्रल एरिया को सिक्योर किया। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इजराइल ने सिर्फ वॉर को नहीं जीता बल्कि पार्टीशन प्लान के हिसाब से 20% ज्यादा टेरिटरी, आई रिपीट 20% से भी ज्यादा टेरिटरी उसने अपने कंट्रोल में कर ली। लेकिन वॉर यहीं खत्म नहीं होती है। इजराइल बच गया था, उसने वॉर को जीत लिया था, लेकिन अब भी सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा था। इस बार दुश्मन कोई आर्मी नहीं थी बल्कि इजराइल की खुद की ही अपनी जियोग्राफी थी। आज हम इजराइल को देखते हैं तो लगता है कि ये एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन 1948 के टाइम पर पिक्चर बिल्कुल अलग थी। देखिए इजराइल बहुत ही छोटा देश था। पूरा इजराइल 20,700 स्क्वायर किलोमीटर का था। ये एरिया कई स्टेट प्रोविंसेस से भी कम था और कहीं जगह पर तो देश की विड्थ केवल 10 किलोमीटर तक रह जाती थी। लेकिन असली प्रॉब्लम साइज नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी जमीन का नेचर। इजराइल की जमीन एक जैसी नहीं थी। इजराइल की जमीन को 4 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता था। पहला था कोस्टल प्लेन, जहां पर फार्मिंग अच्छी हो सकती थी लेकिन ये एरिया काफी छोटा था। और दूसरा था सेंट्रल हाईलैंड्स। कोस्टल एरिया के बाद पहाड़ी इलाका शुरू होता है। यहाँ एक फर्टिलिटी वैली थी लेकिन यहाँ के बहुत से हिल्स लगभग बंजर थे। यहाँ लार्ज स्केल फार्मिंग आसान नहीं थी। और नंबर 3 थी जॉर्डन लिफ्ट वैली। ये दुनिया की सबसे लो लाइंग एरिया था। यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम था और हर जगह एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नेगेव डेजर्ट। सोचो एक नया देश जो अभी बना ही है, उसको अभी लोगों को भी बसाना है, उसको फार्मिंग भी करनी है, उसको इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी है और उसकी आधी जमीन डेजर्ट निकले। और ये सिर्फ रेत नहीं थी, इसका मतलब था कम बारिश, कम वेजिटेशन और कम पानी। अब सोचो चैलेंज कितना बड़ा था। देखिए लाखों इमाइग्रेंट्स उस वक्त इजराइल आ रहे थे और सबको खाना चाहिए था, घर चाहिए था, लेकिन देश के पास यूजेबल लैंड ही बहुत कम थी। और इसी वजह से इजराइल में फार्मिंग करना मुश्किल हो गया, पॉपुलेशन को सेटल करना मुश्किल हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी मुश्किल हो गया। और नेगेव डेजर्ट सिर्फ अकेला ही इजराइल के 1200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता था और हर चीज को पानी चाहिए था और डिमांड भी हर साल बढ़ रही थी। और इजराइल ने इसी वाटर प्रॉब्लम को बड़े ही स्मार्ट तरीके से सोल्व किया। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को बदलने वाला था। इस वाटर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इजराइल ने एक मैसिव पाइपलाइन बिछाई। इसका काम था नॉर्थ के रेनी एरिया से पानी लेकर साउथ के ड्राई डेजर्ट तक पहुंचाना। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग इजराइल के आजादी के बाद स्टार्ट हुई और ये प्रोजेक्ट इजराइल के नेशनल बिल्डिंग का सबसे इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट था। लेकिन 1990s के टाइम पर इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन पर फोकस किया और इजराइल ने ही ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी बनाई। इसमें पानी सीधा पौधों की रूट तक जाता था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो वाटर वेस्ट था वो कम हुआ और 2024 तक 75% से ज्यादा इरिगेटेड एरिया मोस्टली ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहे थे। और नंबर 3 सॉल्यूशन था वाटर रिसाइकलिंग। इजराइल ने सीवेज को भी एक रिसोर्सेज बना दिया। लगभग 96% से भी ज्यादा सीवेज कलेक्ट किए जा रहे थे। उसका बड़ा हिस्सा ट्रीट करके दोबारा यूज किया जाता था और इसी तरीके से इजराइल ने अपनी वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। 1948 का वाटर क्राइसिस और 5 अरब कंट्रीज के साथ वॉर, इजराइल ने एक एक चैलेंज को पार कर लिया, लेकिन सरवाइव करना सिर्फ उसका गोल नहीं था। लेकिन अब सवाल यह है कि इजराइल जैसा देश जिसके पास कुछ भी नहीं था
आज उसने दुनिया के सबसे टॉप और पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल देशों में अपनी जगह बना ली है। आखिर उसने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की कि आज वो डेवलपिंग नेशंस के बीच में अपना नाम बना पाया? इस सवाल का जवाब किसी एक पॉलिसी या किसी एक लीडर के पास नहीं था। इजराइल की सक्सेस के पीछे कई सालों की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और डिफरेंट डिसीजंस थे। लेकिन अगर सब चीजों को सिंप्लीफाई करें तो ये 4 पिलर्स थे जिन्होंने इजराइल की डायरेक्शन बदल दी। नंबर 1 था मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए, इजराइल की पॉपुलेशन तो कम थी तो उसके पास आर्मी भी नहीं थी, तो इजराइल ने ये डिसाइड किया कि सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि पूरा देश आर्मी ट्रेनिंग लेगा। और यहीं से ही एवरी सिटीजन सोल्जर ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। हर इजरायली सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि कभी भी सिचुएशन आने पर वो सिटीजन एक सोल्जर बन सकता था। देखिए, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लोग घर चले जाते थे, लेकिन उनका कनेक्शन आर्मी से बना रहता था। वो रिजर्व फोर्स का हिस्सा बन जाते थे, यानी कि नॉर्मल दिनों में तो वो टीचर्स, डॉक्टर और इंजीनियर्स और जरूरत पड़ने पर सोल्जर्स। और इसी वजह से इजराइल को कोई नई आर्मी नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि जरूरत के टाइम पर ट्रेंड सिटीजन्स को बुला लिया जाता था। 1948 के टाइम पर इजराइल ने ये देखा कि अगर फॉरेन कंट्रीज उसको वेपन्स देने से मना कर दे तो देश खतरे में आ सकता है। तो उसी टाइम से इजराइल ने अपनी खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और नंबर 2 स्ट्रैटेजी थी जिसने इजराइल को हेल्प किया एक डेवलपिंग नेशन बनने में, वो था इजराइल का एजुकेशन सिस्टम। इजराइल ने एजुकेशन को कभी सिर्फ डिग्री हासिल करने का सिस्टम नहीं माना, उसने एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट माना जो आने वाले 20-30 सालों में देश का फ्यूचर बदल सकती थी। गवर्नमेंट जानती थी कि अगर आज क्लासरूम और यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट किया गया तो कल वही स्टूडेंट नए प्रोडक्ट बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे और नए बिजनेसेस खड़े करेंगे। और इसी विजन के साथ इजराइल ने हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरी स्ट्रैटेजी के साथ डेवलप किया। काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, जबकि प्लानिंग एंड बजटिंग कमेटी यानी कि पीबीसी को फंडिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का काम दिया गया। इसका मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नए कॉलेजेस नहीं खोल रही, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन कर रही थी कि हर यूनिवर्सिटी देश के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट दे सके। लेकिन सिर्फ इजराइल यही नहीं रुका, उसने महसूस किया कि सिर्फ बिल्डिंग और क्लासरूम बना देने से इनोवेशन पैदा नहीं होती है। इनोवेशन तभी होती है जब टैलेंटेड रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को बेस्ट एनवायरनमेंट मिले। और इसीलिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज में मॉडर्न लैबोरेटरीज बनाई, वर्ल्ड क्लास रिसर्च को फंडिंग दी, यंग रिसर्चर्स को रिक्रूट किया, आईकोर, इजराइल सेंटर्स ऑफ रिसर्च एक्सेलेंस जैसे रिसर्च सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जहां पर कटिंग एज साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम हो सके। साथ ही स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए अरब कम्युनिटीज और हरेदी स्टूडेंट्स जैसे ग्रुप्स को भी हायर एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि इजराइल का मानना था कि टैलेंट किसी एक कम्युनिटी की मोनोपोली से नहीं आता है। अब इजराइल का प्रैक्टिकल इंपैक्ट समझिए। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग या साइंस पढ़ता, वही स्टूडेंट रिसर्च लैब में किसी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। अगर उसकी रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो उसे एक नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन मिलती है। बाद में उसी इनोवेशन को स्टार्टअप में बदला जाता है। स्टार्टअप प्रोडक्ट बनाता है और वही प्रोडक्ट सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेचा जाता है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलता है। फिर वही पैसा दोबारा यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन में और R&D में इन्वेस्ट किया जाता है। धीरे धीरे ये एक पावर साइकिल बन गई। एजुकेशन से रिसर्च, रिसर्च से इनोवेशन और इनोवेशन से स्टार्टअप और स्टार्टअप से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ से एक डेवलप्ड नेशन। यही वजह थी कि इजराइल ने एजुकेशन को कभी खर्च नहीं समझा, इजराइल ने इसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट समझा। और नंबर 3 स्ट्रैटेजी थी बिल्डिंग अ स्टार्टअप नेशन। 1948 की वॉर जीतने के बाद और पानी जैसे बड़े क्राइसिस का सामना करने के बाद इजराइल ने सर्वाइवल की सबसे मुश्किल लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन अब उसके सामने एक और चैलेंज खड़ा हुआ। एक ऐसा चैलेंज जो सिर्फ बैटलफील्ड से नहीं बल्कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था। देश के पास ना तो ऑयल था, ना ही गैस और ना ही बड़े नेचुरल रिसोर्सेज और ना ही बड़ी पॉपुलेशन जो मैन्युफैक्चरिंग के दम पर इकोनॉमी को तेज रफ्तार दे सके। ऊपर से हर साल सिक्योरिटी और डिफेंस पर बहुत बड़ा खर्च हो रहा था। सवाल सिर्फ एक था, आखिर पैसा आएगा कहां से? क्या सिर्फ एग्रीकल्चर से देश डेवलप हो सकता था? नहीं। क्या सिर्फ फैक्ट्रीज बनाकर इजराइल ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पहचान बना सकता था? नहीं। तब इजराइल ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी फ्यूचर की डायरेक्शन ही बदल दी। उसने समझ लिया कि अगर उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रिसोर्सेज उसके लोग होंगे। उसने समझ लिया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत जमीन के नीचे छुपा हुआ ऑयल नहीं बल्कि उनके सिटीजन्स के दिमाग में छुपे आइडियाज होंगे। लेकिन सिर्फ आइडियाज होने से देश डेवलप नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब
लैब्स में ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, लेकिन उन इन्वेंशंस की कंपनीज कौन बना था? फंडिंग नहीं थी, बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, इन्वेस्टर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। हर साल हजारों इनोवेटिव आइडियाज लेबोरेटरी की दीवारों के अंदर ही दम तोड़ देते थे। इजराइल समझ गया था अगर इन आइडियाज को मार्केट तक नहीं पहुंचाया गया तो इनोवेशन कभी इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसी सोच के साथ 1990s में गवर्नमेंट ने देश भर में टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर प्रोग्राम शुरू किया। ये सिर्फ ऑफलाइन स्पेस देने वाला प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम था। अगर किसी एंटरप्रेन्योर के पास एक ब्रिलियंट आइडिया था तो गवर्नमेंट उसे फंडिंग देती, एक्सपीरियंस मेंटर से कनेक्ट करती, साइंटिस्ट और बिजनेस एक्सपर्ट्स की गाइडेंस देती, लैबोरेटरीज और प्रोटोटाइप बनाने की फैसिलिटीज देती। मतलब सीधा सा मैसेज था, आइडिया लेकर आओ, कंपनी बनाकर निकलो। लेकिन इजराइल जानता था सिर्फ प्रोटोटाइप बना देने से स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता। किसी भी स्टार्टअप को ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और उस वक्त इजराइल में वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री लगभग मौजूद ही नहीं थी। प्राइवेट इन्वेस्टर्स नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाने से डरते थे। यहीं पर इजराइल ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। 1993 में गवर्नमेंट ने योजना फंड लॉन्च किया। इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह नहीं थी कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को पैसा दे रही थी, बल्कि ये थी कि गवर्नमेंट खुद बिजनेस चलाना नहीं चाहती थी। उसका असली गोल था प्राइवेट इन्वेस्टर्स और फॉरेन वेंचर कैपिटल फर्म्स को इजराइल में अट्रैक्ट करना। इसीलिए गवर्नमेंट ने इजरायली और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर नए वेंचर्स कैपिटल फंड्स बनाए। अगर ये फंड सक्सेसफुल हो, प्राइवेट पार्टनर्स गवर्नमेंट का स्टेक खरीद सकते थे। इसी स्मार्ट मॉडल ने रिस्क को कम कर दिया और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे अमेरिका के वेंचर कैपिटल फर्म्स, यूरोप के इन्वेस्टर्स और सिलिकॉन वैली के एक्सपर्ट्स इजराइल के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए। अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ आइडिया ही नहीं था, बल्कि उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए फंडिंग भी थी, मेंटर्स भी थे और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का रास्ता भी था। इसी के साथ इजराइल में एक पावरफुल इनोवेशन साइकिल डेवलप हुई। यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती, रिसर्च से नया आइडियाज निकलते, नए आइडियाज इनक्यूबेटर्स तक पहुंचते और इनक्यूबेटर्स उन्हें प्रोटोटाइप में बदल देता और वेंचर कैपिटल उन्हें फंडिंग देते, स्टार्टअप प्रोडक्ट्स बनाते और वही प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगते। इसी प्रोसेस से सिर्फ कंपनीज ही नहीं बनी, बल्कि हाई पेइंग जॉब्स भी क्रिएट हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में तेजी आई और पूरी इकोनॉमी इनोवेशन ड्रिवन बन गई। कुछ ही सालों में इजराइल को दुनिया के सिर्फ एक छोटे मिडिल ईस्टर्न देश के रूप में नहीं देखा जाने लगा, बल्कि बाकी नेशंस उसे एक स्टार्टअप नेशन के नाम से पहचानने लगे। हजारों हाईटेक स्टार्टअप, वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस, इकोसिस्टम्स और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज के R&D सेंटर्स ने इजराइल को टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बना दिया। अब इजराइल के पास ऑयल नहीं था, उसके पास आइडियाज थे और उसने आइडियाज को ही अपना ऑयल बना लिया। और जब दुनिया नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट कर रही थी, इजराइल नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक्सपोर्ट करके अपना फ्यूचर लिख रहा था। सो इसी तरह से इजराइल ने अपना आप को एक डेवलपिंग और इनोवेशन वाली कंट्री बनाया। आई होप इस केस स्टडी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस केस स्टडी से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए डिकोडिंग इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।